नमस्कार, आपका 24 न्यूज प्लस के इस लाइव शो मैरी टॉक में मैं शिल्पा नेगी एक बार फिर से बहुत स्वागत करती हूं। कहा जाता है कि इंसान को शारीरिक रूप से मजबूत होना चाहिए, इंसान को मानसिक रूप से भी मजबूत होना चाहिए। शारीरिक रूप से मजबूत होने के लिए आप अपनी डाइट शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं, अच्छा खाकर अपनी सेहत बना सकते हैं। लेकिन अगर आप मानसिक रूप से सुदृढ़ नहीं हैं, मजबूत नहीं हैं, तो फिर शारीरिक रूप से सुदृढ़ नहीं हो सकते हैं। ये बात 100% सही है। यानी आपका मानसिक संतुलन सुदृढ़ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, सही गलत की पहचान होनी चाहिए, क्या कैसे करना है ये सब की परख आपको होनी चाहिए। लेकिन यही मानसिक संतुलन अगर बिगड़ जाए तो फिर आप गलतियां करते हैं, अपराध को बढ़ावा मिलता है समाज में और हर कोई नकारात्मक दृष्टिकोण की तरफ चला जाता है। आज इन्हीं सब के बारे में बात करने वाले हैं हम, चाहे बच्चों के बारे में, बूढ़े बुजुर्गों के बारे में, या फिर युवाओं के बारे में, या फिर महिला पुरुष। हर एक की एक मानसिक स्थिति होती है, वो क्या होती है, कैसे होती है, उसमें उतार चढ़ाव कैसे आते हैं, उसके अच्छे और बुरे पहलू क्या हो सकते हैं, उन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसलिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर जी कुलवार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप एक मनोचिकित्सक हैं और आज ये आपसे आपके मन और मानसिक स्थिति के बारे में बात करने वाले हैं। 510995 हमारा फोन नंबर है। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप बेझिझक संकोच करे बिना आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे और डॉक्टर साहब से सीधे तौर पर बात कर सकते हैं। तब तक मैं सवालों का सिलसिला शुरू करती हूँ। एक बार फिर से सर, वार्मली वेलकम इन माय शो। धन्यवाद सर। जब आज हम मानसिक स्थिति की बात करने वाले हैं तो मैं शुरू से ही शुरू करूंगी, यानी हम बच्चे की उस स्थिति से शुरू करते हैं जब बच्चा पैदा होता है, जब महिला गर्भ धारण कर लेती है। और कहा जाता है जब बच्चा दुनिया में आ जाता है कि यार उसका बच्चा मानसिक रूप से ठीक नहीं है। तो गर्भ धारण के बाद क्या महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए? गर्भ धारण के बाद में जो महिला होती है, जो बच्चों को जन्म देने वाली है, उस महिला की अपनी मानसिक स्थिति सुदृढ़ होना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। शरीर का तो वो बहुत ध्यान देते हैं, खाने पे ध्यान देते हैं, नमक पे ध्यान देते हैं, फ्रूट्स पे ध्यान देते हैं, एक्टिविटीज नहीं करते हैं, लिमिटेड एक्टिविटीज करते हैं, सभी तरह की चीजों का ध्यान रखते हैं। पर अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत रखें, इस बात पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जितनी संतुलित मानसिक अवस्था में वो स्त्री होगी, उतना ही संतुलित उसके बच्चे का जन्म का होने का संभावना रहेगी और उसके मानसिक विकास पे आगे फर्क पड़ेगा। क्योंकि जिस समय आप बच्चा पेट में है, ऐसा कहते हैं ना कि जो आप सोचते हैं, जैसा आप करने का प्रयास करते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, वो बच्चा शायद अंदर से उस माँ से वो चीज सीखता है। क्योंकि उसका सीधा संबंध अभी सिर्फ माँ से है, दुनिया से नहीं है। तो माँ का स्वस्थ होना शारीरिक रूप से तो है ही, मानसिक रूप से अत्यंत आवश्यक है, ताकि वो पॉजिटिव थॉट्स के साथ में जब वो जिए, नेगेटिव चीजों को अवॉइड करे। जैसे खुश रहने का प्रयास करे, अच्छी अच्छी चीजें पढ़े, अच्छी अच्छी बातें करें, सामाजिक गतिविधियों में जो उसकी सामान्य अवस्था के हिसाब से जो संतुलित हो सके उसमें वो भाग ले। सोशल मीडिया का एक मिनिमम या लिमिटेड इस्तेमाल करे और उसमें भी जो अच्छी अच्छी चीजें हों, जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हों, जो अच्छी बातें हों, उनको शामिल करते हुए वो अपनी दिनचर्या को उस तरह से संतुलित करे। पूरी नींद ले, अपने आप को मानसिक स्थिति में अच्छा रखने के लिए नींद लेना बहुत आवश्यक है। तो पूरी नींद ले, गतिविधियों में शामिल रहे, सामाजिक पारिवारिक गतिविधियों में रहे। ये सब चीजें जब वो ध्यान रखेंगी तो डेफिनेटली उसका जो बच्चा अंदर जो पल रहा है, उसका डायरेक्ट संबंध जिसका माँ से है, उसके स्वास्थ्य पर डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। और आगे जब बच्चा जन्म लेगा और उसकी जो मानसिक स्थिति जब डेवलप होगी, पर्सनालिटी बनेगी, उसमें भी इन सब चीजों का रोल आएगा। If mother will positive, child will be positive. बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल मेरा ये भी है कि चलिए गर्भ धारण के बाद जब तक महिला की डिलीवरी होती है, बच्चे के बारे में ये सोचा जा सकता है कि आप जितना पॉजिटिव रहेंगी उतना ही बच्चे के भी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन आफ्टर डिलीवरी मानसिक स्थिति के बारे में बच्चों के मामले में क्या कहा जा सकता है? डिलीवरी के बाद में बच्चे की मानसिक स्थिति के लिए उसके साथ सभी परिवार सदस्यों का मिलना जुलना हो, उससे छोटी छोटी बातें जैसे इमोशनल जो कहते हैं ना डेवलपमेंट, भावनात्मक डेवलपमेंट के लिए सभी उससे पॉजिटिव तरीके से उसके सामने पेश आए। उसके इमोशंस जो आप देते हो उसके सामने ऐसे इमोशंस नहीं दें जो डरावने हो, नेगेटिव हो, जिससे वो बच्चा लर्न कर ले, कहीं नेगेटिव चीज लर्न करे। दूसरा, उसके खान पान का ध्यान तो रखना ही है, पर उसको बहुत ज्यादा किसी तरह की नेगेटिव चीज की तरफ नहीं डाला जाए। जैसे उसके सामने बहुत ज्यादा झगड़ा, बहुत तेज आवाज में बातचीत करना, या ऐसी स्थिति पैदा करना जो कि उसकी मानसिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव डाले। बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का यूज करना, बहुत ज्यादा टीवी का यूज करना उस बच्चे के सामने, तो उससे क्या होता है कि उसको लगता है कि ये सब चीजें जो देखी जा रही है नॉर्मल है, तो वो बच्चा भी उस चीज की तरफ अट्रैक्ट होता है। हम आजकल देख रहे हैं कई बार बहुत सारे बच्चे जो हैं, और खासतौर से उनकी माँ और पेरेंट्स जो होते हैं, थोड़ा सा बच्चा जैसे 6 महीने का है, 8 महीने का है,
थोड़ा बैठने लगा या लेटा लेटा कुछ कर रहा है, मस्ती कर रहा है, उसको आपने मोबाइल पकड़ा दिया कि भाई ये बिजी रहेगा, मदर अपने काम में बिजी होगी। मदर को लगता है कि भाई बच्चा चलो बिजी हो गया, शांति से है, डिस्टर्ब नहीं करेगा, हम अपना काम कर लो। आपने अपना काम तो कर लिया, पर उसको जो आपने फोन दे दिया है वो उस चीज में इन्वॉल्व होता है, उसको लगता है कि यही प्रक्रिया नॉर्मल है, अब वो उसका आदी होने लग जाता है। आप जैसे उससे वो आप टेलीफोन छीनेंगे, वापस लेंगे, वो रोने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, वो डिमांड करेगा कि उसको तो वही चीज दी जाए, क्योंकि उसमें चलती फिरती चीजें दिख रही हैं, उसमें से कुछ आवाजें आ रही हैं, चाहे वो उन चेहरों को पहचानता नहीं है, चाहे वो उन आवाजों को जानता नहीं है, परंतु उससे आवाज से उसको मजा आ रहा है, देखने में चलती हुई चीजें दिख रही तो उसको मजा आ रहा है, चाहे वो वीडियो गेम हो, चाहे कोई प्रोग्राम हो, चाहे कोई गेम हो, चाहे कोई सीरियल हो, चाहे टीवी पिक्चर हो, कोई भी हो सकता है। तो उससे वो उसको लगता है कि ये सब सामान्य है, तो वो उसमें उलझने लगेगा और धीरे धीरे जो दूसरी एक्टिविटीज हैं, घर के जो दूसरे लोगों के इमोशंस हैं, उनसे बातचीत करना है, उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करके उनसे उनकी पर्सनैलिटी के पार्ट सीखना है, ये सब चीजें एक तरह से दूर हो जाएंगी। वो एक लिमिटेड फील्ड में डेवलप हो जाएगा, पेरेंट्स को बड़ा अच्छा लगेगा। एक बार तो कि साहब देखो हमारा साल भर का बच्चा है, टीवी खोल लेता है या मतलब मोबाइल खोल लेता है, उसमें ये गाना निकाल लेता है, प्ले कर लेता है, अचीवमेंट हो जाता है, उनको लगता है कि ये अचीवमेंट है, पर ये अचीवमेंट नहीं है। ये एक्चुअली उसके भविष्य की कहीं न कहीं नेगेटिव चीज की शुरुआत हो गई है, जो कहीं न कहीं उसको आगे जाकर के एडिक्ट बनाएगी या उसको नुकसान की स्थिति में पहुंचाएगी। इसलिए इन चीजों से बचना चाहिए। अच्छा सर, ऐसा ही हमने काफी बार इंसिडेंट देखे, सड़कों पे देखिएगा आप, एक एक डेढ़ साल के बच्चे होते हैं, बाइक में आगे पेरेंट्स बैठाकर सोचते हैं कि बच्चे खुश हो रहे हैं, और बच्चे भी खुश होते हैं नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद मुसीबतों को बुलावा दे रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ये मोटिवेट करती है नेगेटिवली। हाँ, बिल्कुल नेगेटिव चीजों की तरफ मोटिवेट करती हैं। अच्छा, अगर हम बात बच्चे के होने की बात की जा रही है, 1.5-2 साल के बच्चे बोलना लग जाते हैं, कोशिश करते हैं, चलने भी लग जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कुछ बच्चे 2 साल निकल जाते हैं, 3 साल ना बोलते हैं ना चलते हैं, उस वक्त आप लोग क्या काउंसलिंग करते हैं? एक्चुअल में जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसका एक डेवलपमेंट का एक प्रोटोकॉल होता है। इतने महीने में बोलेगा, इतने महीने में चलेगा, इतने महीने में ये बात करने लगेगा, इतने महीने में स्माइल देने लगेगा, इतने में आपका वो नेगेटिव रेस्पॉन्स भी देगा, रोएगा भी, हंसेगा भी, इशारे भी करेगा, कोई चीज को लेने की जिद भी करेगा, किसी चीज को गिराएगा, किसी चीज को तोड़ेगा फोड़ेगा, उसका एकदम जैसे कहते हैं ना पोस्टमार्टम करेगा, खिलौना खोल दिया, क्या आया, कैसे बना, क्या बना, ये सब चीजें प्रक्रियाएं जो है उम्र के हिसाब से एक समय के साथ चलती जाएंगी। ये जो प्रक्रियाएं सामान्य बच्चे के मुकाबले यदि उसमें स्लो चल रही हैं, मान लो कोई बच्चा 6 महीने में चलना शुरू करता है या 6 महीने में बैठना शुरू करता है, आपका बच्चा अभी साल भर का हो गया बैठना शुरू नहीं किया, या बच्चा साल 1.5 साल में बोलने लगता है, आपका बच्चा अभी 2 साल का 2.5 साल का हो गया बोलने नहीं लगा, या कोई बच्चा जो स्माइल देना चाहता है, आपको लगा कि जो इस उम्र में स्माइल देनी चाहिए उसको कोई भी आप बात करते हैं उससे कोई भी तरह का इंडिकेशन देते हैं और वो रिएक्शन नहीं करता है, तो वो सब चीजें जब आपको लगे कि सामान्य बच्चे जो दूसरे बच्चे डेवलप हुए हैं घर में उनके मुकाबले ये लेट है या स्लो है, दोनों स्थिति में यदि आपको ऐसा लगता है तो तुरंत ही उसके लिए अपने बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाएं, जरूरत पड़े तो मानसिक रोग विशेषज्ञ को दिखाएं। आजकल तो पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट भी होते हैं, पीडियाट्रिक्स के जो है बच्चों के खासतौर से उनके न्यूरोलॉजिकल और साइकेट्रिक डेवलपमेंट के बारे में जो काफी विस्तार से उनको बताते भी हैं, उनको गाइड भी करते हैं, देखते भी हैं, तो उनकी तुरंत राय लें ताकि यदि कोई नेगेटिव चीज डेवलप हो रही है, चाहे शारीरिक स्तर पे, चाहे मानसिक स्तर पे, खाने के लेवल पे या कोई और कारण से, उसको इमीडिएटली तुरंत पकड़ा जाए और उस बच्चे के डेवलपमेंट को प्रॉपर डायरेक्शन की तरफ ले जाया जाए। जी अच्छा, ऐसा भी है जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि घर का जो माहौल होता है, वातावरण होता है, वो बच्चे की मानसिक स्थिति को कहीं ना कहीं इफेक्ट डालता है, वो किस तरह? किसी भी बच्चे का डेवलपमेंट का पहला स्कूल उसका घर है जी, और पहला टीचर उसके माँ बाप है जी। जैसा वो करने की कोशिश करेंगे बच्चा उसको सीखना चाहेगा, सीखना पसंद करेगा और सीखने की कोशिश भी करेगा और धीरे धीरे सीख भी जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि जैसे जो पेरेंट्स बहुत ज्यादा गलत डायरेक्शन में रहते हैं, जैसे लड़ते झगड़ते रहते हैं या जिनमें आपस में तनाव है या जिनमें मानसिक रोग ऑलरेडी है या जो नेगेटिव चल रहे हैं किसी तरह से, हम देखते हैं उनके बच्चे बड़े होकर के भी वो भी नेगेटिव होने लगते हैं, असामाजिक गतिविधियों में चले जाते हैं, आपराधिक गतिविधियों में चले जाते हैं, या उनकी स्कूल की जो परफॉर्मेंस है वो कंपैरेटिवली कम हो जाती है, या उनका जो व्यवहार है एक सामान्य जो होना चाहिए सोसाइटी में, परिवार में, वो कंपैरेटिवली साइड ट्रैक हो जाता है, मतलब गलत डायरेक्शन में चला जाता है। सर एक कॉल आगे कॉल ले लेते हैं। तो जो बच्चे का डेवलपमेंट है उस पे हमें नजर रखना, उसको पॉजिटिव एनवायरनमेंट देना, उसको जरूरत के हिसाब से इमोशंस देना, क्योंकि हम उसके टीचर हैं, हमारा स्कूल है, या हम उसको अच्छा वातावरण देंगे, अच्छी बातचीत करेंगे, उसके सामने अच्छे प्रोग्राम देखेंगे, अच्छे अच्छे चीजें डिस्कस करेंगे और नेगेटिव एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट करेंगे, झगड़ेंगे नहीं, तोड़े फोड़े नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, गलत शब्दों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, ये सब चीजें यदि बचेंगे तो बच्चे के विकास को हम
कम से कम नेगेटिव डायरेक्शन में जाने से रोक पाएंगे। पॉजिटिव डायरेक्शन धीरे धीरे वो सीखेगा, घर में भी सीखेगा, बाद में स्कूल में जाएगा, अपने कलीग्स उसको मिलेंगे, उसके पीयर ग्रुप के बच्चे मिलेंगे, उनसे बहुत सारी चीजें सीखेगा। पर हम यदि शुरू में ही यदि उसको नेगेटिव एनवायरनमेंट दे देते हैं ना, तो उसकी लर्निंग की जो डायरेक्शन है ना वो भी बदल जाती है, और बाद में कई तरह की लर्निंग डिसेबिलिटीज भी डेवलप हो जाती हैं, कई तरह की बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी डेवलप हो जाती हैं। कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे जो सामान्य जो बच्चों की प्रक्रिया जो डेवलपमेंट की है उसके मुकाबले बहुत स्लो होते हैं, समझने में, बोलने में, देखने में, हिलने डुलने में, या किसी भी चीज को रिएक्ट करने में। तो उसको भी इवेल्युएट कराना चाहिए, तुरंत देखना चाहिए कहीं ये बच्चा मंदबुद्धि की तरफ तो नहीं चला गया है, कहीं इसकी बुद्धि का डेवलपमेंट विकास तो नहीं रुक गया है, ताकि उसको यदि कोई भी ऐसा कारण जो हो जिसको हम दूर कर सकते हो, जिसको हम ठीक कर सकते हो, ट्रीट कर सकते हो, तो उसको इमीडिएटली ट्रीट किया जाए, ताकि वो मेंटल रिटार्डेड ना बने और उसकी बुद्धि का विकास सामान्य हो जाए, ताकि वो सारी सामान्य जिंदगी जी सके। अच्छा सर, आजकल का टाइम ऐसा है कि जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली, ये ऐसे दो पार्ट हैं, और आजकल मोस्ट ऑफ 90% तो हमें न्यूक्लियर फैमिलीज ही मिलती है। उसमें कहा जाता है कि अगर जॉइंट फैमिली में आप रहते हैं तो बच्चे का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है। अपोजिट इसके न्यूक्लियर फैमिलीज में बच्चा पेरेंट्स के अलावा किसी से इंक्लूड होता ही नहीं है। तो आपके ख्याल से क्या काउंसलिंग की जा सकती है ऐसे पेरेंट्स के लिए कि अपने बच्चों पे किस तरह ध्यान दें? ऐसा है कि जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग अलग उम्र के होते हैं, उनका अलग अलग व्यवहार होता है, अलग अलग सोच होता है, काम करने का तरीका होता है। तो वेराइटीज ऑफ स्टिमुलस जब बच्चों को मिलते हैं, सिग्नल्स जो एनवायरनमेंट से मिलते हैं, तो वेराइटी चीजों को सीखता है। न्यूक्लियर फैमिली में लिमिटेड लोग हैं, या तो उसका एक भाई बहन और है, या वो अकेला ही है, और माँ बाप है। अब यदि किसी कारणवश माँ बाप में तनाव है, बीमारी है, परेशानी है, कुछ भी तरह की नेगेटिव चीजें हैं, तो बच्चे को राउंड द क्लॉक 24 घंटे वही वो चीज नजर आती है, वही वो चीजें दिखती हैं। ऐसी स्थिति में वो नेगेटिव चीज सीखता है। जबकि ज्वाइंट फैमिली में ऐसा है कि मान लो पेरेंट्स में कोई कमी भी है, कोई गलती भी कर रहे हैं, तो दूसरे लोग जो उस समय उपलब्ध हैं, घर में जो परिवार के सदस्य, वो उसको मैनेज करते हैं और उसको संभालने की कोशिश करते हैं। पेरेंट्स को भी संभालते हैं, बच्चों को भी संभालते हैं, वो उसको सपोर्ट करते हैं, वो उसको डेवलप करने की कोशिश करते हैं, छोटी मोटी बीमारी है उसको टैकल करने की कोशिश करते हैं। और डिफरेंट इमोशंस जब उसको मिलते हैं तो उसका जो 3 डायमेंशनल विकास, 3 आयामी विकास जिसको हम कहते हैं, वो होने लगता है। इसलिए न्यूक्लियर फैमिली वालों को, जैसे मान लो उसका रहना ही न्यूक्लियर फैमिली में, नेचुरली वो कोई सर्विस कर रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, तो बच्चे का जितना एक्सपोजर कर सके, जैसे सोसाइटी का कोई फंक्शन है, लोगों से मिलने जुलने का है, मंदिर जाना है, बाजार जाना है, गैदरिंग में जाना है, इन सब चीजों के लिए वो शामिल करते हैं अपनी गतिविधियों में, और उसमें बच्चे को ले जाते हैं, शामिल करते हैं, तो वो बहुत बढ़िया चीज होती है। उसमें वो बच्चा वैरायटीज को सीखता है, तो देख करता है तो सीखता भी है। कई बार हम देखते हैं कि कुछ पेरेंट्स जो हैं दोनों सर्विस में हैं, बच्चा तो है, अब वो मेड के भरोसे उसको छोड़ जाते हैं, सुबह से शाम तक मेड उसको रहती है। एक जो इमोशंस किसी भी बच्चे को डेवलपमेंट के लिए उसकी माँ दे सकती है, वो कोई नहीं दे सकता। उससे बढ़िया इमोशंस, उससे बढ़िया अटैचमेंट, लगाव दुनिया का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं दे सकता है, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो मदर कैसी भी है, पढ़ी लिखी है, अनपढ़ है, अच्छी है, बुरी है, कैसी भी है, पर जो भावनात्मक लगाव, जो इमोशंस का डेवलपमेंट है, जो मदर देगी वो दूसरा कभी नहीं देगा। और जो वाई है, जो मेड है जो आपने रखी है, वो पेड सर्वेंट है, उसके इमोशंस नहीं है, वो उसको उतने इमोशंस नहीं दे पाएगी जितने बच्चे को डेवलपमेंट के लिए चाहिए। वो तो एक अपने लकीर के फकीर के चलेगी, भाई ये काम करना, 11 बजे बच्चे को खाना खिला देगी, जैसा भी बनाया वैसा खिला देगी, खाएगा तो ठीक है, बच्चा थोड़ा आनाकानी करे या बच्चा थोड़ा लाड प्यार में जिद करने का प्रयास करे तो वो उसको छोड़ देगी, नहीं खाए तो तेरी रहने दे, नहीं खाए तो बाद में देखेंगे। मतलब वो उस पर इंसिस्ट नहीं करेगी, वो उस पर दबाव भी नहीं बनाएगी, वो उसको डेवलपमेंट का ध्यान नहीं रखेगी, वो उसकी भावनाओं का ध्यान नहीं रखेगी, इमोशंस का ध्यान नहीं रखेगी। तो पेरेंट्स को ये चाहिए कि एक्सपोजर रखे जहां तक पॉसिबल हो, जब तक कि बच्चे का एक सामान्य विकास न हो जाए, तब तक यदि पॉसिबल हो तो मदर को छुट्टी लेनी चाहिए, या बीच बीच में छुट्टियां करते रहें ताकि वो डेवलपमेंट होता रहे। और यदि पॉसिबल हो, पेरेंट्स या रिश्तेदार वहां मौजूद हों, तो बजाय मेड के रखने के पास, यदि संभव हो तो अपने रिश्तेदारों के पास, अपने कलीग्स के पास, अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास, पेरेंट्स के पास, उनके पास बच्चे को रखना चाहिए, न कि मेड के पास। नहीं तो वो कम से कम जितना नेगेटिव होगा उससे तो कम नेगेटिव होगा और कुछ पॉजिटिव चीज सीखेगा। जितना आप नहीं दे पाएंगे कोई बात नहीं, पर कम से कम जो आपके रिलेटिव्स हैं, पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो तो कुछ तो देंगे, तो कंपैरेटिवली उससे तो बेहतर ही होगा उसका डेवलपमेंट। पर जहां तक संभव यदि पेरेंट्स खुद ही छुट्टी लेकर के कर सके, जैसे सरकार ने तो वैसे मैटरनिटी लीव जैसे पहले 6 महीने थी, सुना शायद साल भर भी कर दिया है या कर देंगे, ऐसा कुछ है, वो भी इसीलिए करना चाह रहे हैं कि ताकि बच्चे का लगाव मदर से बना रहे, मदर का केयरिंग बच्चे को पूरा मिले, उसका इमोशनल डेवलपमेंट हो, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बढ़िया हो, इसी पर्पज से दिया जा रहा है। और इस चीज का ध्यान सभी पेरेंट्स को रखना भी चाहिए।
अच्छा, जो बच्चे 6 महीने के, जो जैसे कि आपने कहा मेड्स के भरोसे छोड़ दी जाती हैं, लेकिन क्या एक लमसम आप एज बता सकते हैं? ऐसा हो सकता है कि भाई उसके बाद आपको पेरेंट जो दोनों वर्किंग है वो अपने बच्चे को मेड या रिलेटिव्स के पास छोड़ सकते हैं? कौन सा जैसे स्कूलिंग जैसे शुरू होती है बच्चे की, जैसे स्कूलिंग शुरू होती है वो वातावरण बदलता है अपने आप ही। आप एक घर के वातावरण से, एक बंदे वातावरण से आप बाहर निकालते हैं बच्चे को, एक एक्सपोज करते हैं दुनिया में। वहाँ तरह तरह के बच्चे आते हैं, टीचर्स होते हैं, वहाँ विभिन्न तरह की गतिविधियां होती है, खेल होता है, पढ़ाई होती है, पोएम्स होती है, गाने होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, बच्चों के साथ अच्छी बुरी बातें की जाती है। ये सब चीजें होती है। तो उस एज में हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं, दूसरी जगह भी छोड़ सकते हैं। पेरेंट्स अपने मेड के भरोसे भी छोड़ सकती है कुछ टाइम के लिए। जैसे वही 6 घंटे या 8 घंटे या 4 घंटे तो वो स्कूल जाएगा, तो वहाँ जो वैरायटी वो सीखेगा। उसके बाद आप भी सर्विस करके आई जाएंगे तो मेड के पास कितना रहेगा? घंटा, 2 घंटा या 4 घंटा मैक्सिमम। पर एक तो 4 घंटा रखो और एक आप 12 घंटा मेड के साथ रख दो, तो जो डेवलपमेंट होगा डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। वैरायटी तो मिलेगी कम से कम स्कूल में उसको, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। यानी जितना बच्चा शिशु अवस्था में निर्भर करता है, उस वक्त माँ को जितना हो टाइम स्पेंड करना चाहिए, सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया है, उसका कोई जवाब नहीं है। जी। अच्छा, मेरा एक और सवाल है। हम बच्चों को हमेशा ये कहते हैं कि हम आपको हॉस्टलाइज कर देंगे, हॉस्टल में डाल देंगे। पेरेंट्स डालते भी हैं। कहीं कहीं पे कहा जाता है कि बच्चे हॉस्टल जाके बहुत रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, मैच्योरिटी आ जाती है, समझदार हो जाते हैं। कुछ के ओपिनियन होते हैं कि हॉस्टलाइज बच्चे डिसिप्लिन में नहीं रहते, बिगड़ जाते हैं। तो आप किस चीज को तवज्जो देते हैं? सर, एक कॉल ले लेते हैं। हेलो जी। ऐसा है कि जहाँ जरूरत होती है पेरेंट्स बच्चे को हॉस्टल में डालते हैं। कुछ पेरेंट्स की मजबूरी होती है इसलिए डालते हैं, कुछ शौक से डालते हैं, कुछ ये सोच के डालते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट होगा, इंडिपेंडेंट रहेगा तो शायद ज्यादा अच्छा सीखेगा, ऐसा सोच के बच्चे को वहां डालते हैं। दोनों चीजों के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। जैसे बच्चा इंडिपेंडेंट रहेगा तो अपना एक लाइफ स्टाइल डेवलप करेगा, जीना सीखेगा, सोशल जो एक्टिविटीज हैं, जो सोशल जो चीजें हैं, जैसे मीडिया का यूज करना है, ट्रांसपोर्ट का यूज करना है, लोगों से बातचीत करना है, एक बॉडी लैंग्वेज डेवलप करेगा, अपनी जो स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करेगा, स्किल्स को इस्तेमाल करने का प्रयास करेगा, तो उसका डेवलपमेंट बेहतर होगा, मेच्योरिटी की तरफ आएगा, धीरे धीरे सब चीजें लर्न करेगा। तो पब्लिक डीलिंग, सोसाइटी डीलिंग, सब लोगों की डीलिंग, तरह तरह के लोगों से डीलिंग वो सीखेगा। पर नेगेटिव पार्ट ये भी है कि जैसे बच्चा अकेला रहेगा तो कोई तरह का कंट्रोल नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। यदि वो किसी पर्टिकुलर चीज पे जो कि नेगेटिव है ज्यादा समय खराब कर रहा है तो उसको कोई रोकने वाला नहीं है। जैसे आज की तारीख में जितने भी बच्चों को हॉस्टल में पेरेंट्स डालते हैं उसके अंदर वो उनको अपने साथ में एक स्मार्टफोन भी देते हैं कि भाई बच्चे से कम्युनिकेशन बना रहे। हाँ, बिल्कुल। उद्देश्य तो बहुत अच्छा है कि बच्चे से कम्युनिकेशन बना रहे, उसको कोई प्रॉब्लम हो तो बता दे, पर अधिकांशतः हम देखते हैं कि बच्चे उस जो उद्देश्य है उससे भटक करके बिल्कुल सही है। और उसका गलत इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। वीडियो गेम खेलेंगे, चैटिंग करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, फेसबुक पर प्रोफाइल डालेंगे, और उसमें कब कितना समय वो अपना बर्बाद कर देता है ये उसको खुद को भी पता नहीं लगता है। तो ऐसी स्थिति में बच्चे का जो डाइवर्शन है वो मैच्योर और अच्छे डेवलपमेंट की बजाय एक नेगेटिव चीज की तरफ चला जाता है। वो उस पर्टिकुलर मीडिया का जो सोशल नेटवर्किंग साइट है उसका, या इंटरनेट का, या स्मार्टफोन की चैटिंग का, इसका एडिक्ट हो जाता है और अपना मैक्सिमम समय उसमें लगा करके जो उसको वास्तविक समय पढ़ाई में देना चाहिए, जो उसकी अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में देना चाहिए, जो वेराइटीज ऑफ जो एक्टिविटीज स्कूल की तरफ से हो रही है उसमें देना चाहिए, वो समय कट करके और वो उन चीजों में दे देता है जो उसके डेवलपमेंट में कहीं बाधक भी बन सकती है। जी, बिल्कुल सही है। तो बेहतर है कि हम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बच्चों को रखें। यदि हॉस्टल का एनवायरनमेंट बहुत कंट्रोल्ड है, वहाँ का जो सुपरवाइजरी स्टाफ है वो उनको बच्चों को पारिवारिक वातावरण के हिसाब से यदि उनको वातावरण देते हैं, और समय पर साथ के साथ ये भी जरूरी है कि समय समय से पेरेंट्स उनको देखते रहें, मिलते रहें, चेक करते रहें, ताकि कोई भी गतिविधि आपको पता भी लगे और उनके इमोशंस को कैच भी कर सकें। जी। अच्छा, मेरा एक और सवाल आपसे है कि बात अगर हॉस्टल की जाए तो इसका मतलब तो कहने का ये है कि हॉस्टल बुरे नहीं होते, पर जज जो सिलेक्शन जो होता है, कोई भी जगह बुरे नहीं होती है। आज आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस का अपना वातावरण है। हम अस्पताल में काम करते हैं, अस्पताल का अपना वातावरण है। कोई व्यक्ति प्राइवेट सेटअप में काम करता है, उसका अपना एनवायरनमेंट है। तो जो फर्क पड़ता है वो एनवायरनमेंट का फर्क पड़ता है, जगह का फर्क नहीं पड़ता है। आप हॉस्पिटल में काम करो, आप चाहे धर्मशाला में रहो, आप चाहे होटल में रहो, आप चाहे हॉस्टल में रहो, रहना एक अलग चीज है, अकोमोडेशन हुआ, पर उसके साथ जो हमारी मानसिकता है, जो हमारा प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन समय का है कि हर एक्टिविटी के लिए जिस उद्देश्य से हमें हॉस्टल में डाला गया है,
उसमें जो उद्देश्य हमारा पढ़ाई का, डेवलपमेंट का, ये सब चीजों का ध्यान रखते हुए यदि हम संतुलित तरीके से उन सब एक्टिविटीज को करते हुए चले तो हॉस्टल कोई बुरी जगह थोड़ी है। जगह सोच का फर्क है आपका, आप उस सोच को कैसे इस्तेमाल करते हैं। एक तो बच्चा ये फ्री करेगा, चलो छुट्टी हो गई, माँ बाप से बचत हो गई, अब कोई देखने वाला नहीं, चेक करने वाला, मर्जी आए जो करो। एक ये सोचने वाला बच्चा हो कि नहीं, माँ बाप ने मेरे को किसी कारण से यहाँ भेजा है, पैसा खर्च कर रहे हैं, समय खर्च कर रहे हैं, मेरे को किसी उम्मीद से भेजा है, तो मुझे उनकी उम्मीद को पूरा करना चाहिए, मुझे ये सब चीज सीखनी चाहिए, प्रॉपर अपने आप को डेवलप करना चाहिए, तो उसको डेवलप के डायरेक्शन में बढ़ेगा। जो अपने आप को जिसने छुटकारा समझ कर काम किया है वो नेगेटिव डायरेक्शन बढ़ जाएगा। तो हॉस्टल में रखना खराब नहीं है, उस वातावरण का और आप उस समय का और उस प्रक्रिया का कैसे इस्तेमाल करते हैं उस पर सारी चीज निर्भर करती है। अच्छा, मेरा एक और सवाल आपसे है कि जैसे ये कोटेशंस हमने बहुत सुने हैं, बच्चे दो ही अच्छे, आजकल तो ये हो गया कि परिवार में 2 बच्चे होने चाहिए। ऐसी भी बहुत फैमिलीज हैं जो अभी भी बिलीव करती हैं कि अगर हम एक ही बच्चा अपनी फैमिली में रखें, उसे ही वेल मेंटेन रखे, अच्छी अपब्रिंगिंग करे तो बहुत अच्छा है। और कुछ की जो सोच है वो ये कि नहीं, बच्चे 2 होना बेहद जरूरी है। तो इस चीज को अगर मैं ये कहूँ कि जो न्यूक्लियर फैमिली जिनमें एक बच्चा होता है और वो जो बाद में इस चीज को सोचते हैं कि यार हम 2 क्यों करें, हमारे ऊपर एक प्रेशर है, क्या उसके लिए क्या ओपिनियन होने चाहिए, क्या सोच है, क्या वाकई में 2 करने चाहिए? बहुत सारे पेरेंट्स आजकल एक ही बच्चा करते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स के एक बच्चा भी है ही जी। सारी उम्मीदें उनकी उसी बच्चे पे होती हैं जी। जो चीजें उन्होंने नहीं की हैं, जो वो करना चाहते थे नहीं कर पाए हैं, या जो आगे करना चाहते हैं, या जो बच्चे से करवाना चाहते हैं, सारी उम्मीदें उस बच्चे पर हैं। उस पे वो अपनी पूरी ताकत, पूरी एनर्जी, पूरी बुद्धि का इस्तेमाल, सब कुछ उस पे न्यौछावर करके झोंक देते हैं। पर जो संस्कार उसको ज्वाइंट फैमिली में और बच्चों के साथ खेलने में और बच्चों के साथ रहने में जो संस्कार मिलते हैं, वो संस्कार डायरेक्ट इमोशंस के थ्रू नहीं मिलते हैं। वो पेरेंट्स उनको टेक्निकल चीजों के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू उसको वो देने का प्रयास करते हैं। हर माँ बाप ही चाहता है कि उसका बच्चा ऐसा संस्कारी बने, ज्यादा से ज्यादा सीखे, ज्यादा से ज्यादा इंटेलिजेंट हो, बहुत सक्सेसफुल बने, ये सब चाहते हैं। और वो सब चीजें उसको उस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या जो गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है डिफरेंट टाइप के, उनके थ्रू सिखाते हैं, प्रेशराइज करते हैं, ये सीखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। पर वो कितना सीखा, कितना उसके उसमें वैरायटी आई, कितना उसमें अंदर वो संतुलन कर पाया, ये चीजें जब तक वो समाज में एक्सपोज नहीं करेगा अपने आप को, तब तक वो चीज पता नहीं लगेगी। जब ये सब चीज डेवलप हो रही है तो आपने उसको इंटेलिजेंट तो बना दिया, आपने गैजेट्स के द्वारा उसको सिखा दिया, मीडिया के थ्रू आपने सिखा दिया, इंटरनेट के थ्रू आपने उसको बहुत नॉलेज भी डाल दी, सब कुछ चीजें आपने देने का प्रयास किया। पर जो इमोशंस, भावना जो डेवलप होनी चाहिए, भावनात्मक लगाव, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जो बॉडी लैंग्वेज होती है, जिसको कहते हैं ना कि भाई देखने से पता लगता है कैसा बच्चा है, उसके चाल ढाल से पता लगता है इसका व्यवहार कैसा होगा, उसको देख, कहते हैं ना कि बच्चों को देख करके पेरेंट्स के संस्कार पता लग जाते हैं, वो कैसा होगा, वो संस्कार जो रियल में होने चाहिए, जो रियल इमोशंस होने चाहिए, जो रियल भावनाएं होनी चाहिए, वास्तविक बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, समाज में वो किसी के साथ में कैसे अप्रोच करेगा, कैसे किसी व्यक्ति से रिएक्ट करेगा, कैसे उनको वो रेस्पॉन्स देगा, कैसा उनके साथ वो व्यवहार करेगा, ये सब चीजें कहीं ना कहीं उन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की वजह से जो सीखता है उसमें कमी रह जाती है। फिर साथ में जो वीडियो गेम्स बच्चे खेलते हैं, उनको बहुत ज्यादा टाइम पेरेंट्स जो है उनको देते हैं। वीडियो गेम खेलेगा तो इंटेलिजेंस बढ़ेगी, लर्न करना सीख जाएगा, टेक्निक सीख जाएगा। ठीक है, वो एक गेम सीख गया, उसकी टेक्निक सीख गया, उससे वो उसको गेम को जीतना भी सीख गया। अब उसने एक लेवल से 50, 100, 200 जितने भी उस गेम के लेवल हैं, उन सारे लेवल्स को वो जीतता चला, तो उसको एक तरह की जीतने की आदत पड़ गई है। वो जीतने की आदत वास्तविक जिंदगी में कितना काम कर पाएगी ये नहीं सोचते हैं, क्योंकि आपने गेम में तो सीख लिया, गेम की तो एक टेक्निक है, आपने समझ ली और टेक्निक के थ्रू आपने गेम सीख लिया, पर दुनियादारी की टेक्निक भी तो आनी चाहिए आपको। वो हारने कैसे पब्लिक को डील करना है, हाँ। कैसे पब्लिक को डील करना है। यदि आपको कोई चीज समय पर नहीं मिलती तो आप कैसे रीड करोगे, यदि आप किसी एग्जाम में फेल हो गए तो कैसे रीड करोगे, यदि जो आपने चाहा वो आपको नहीं मिला तो कैसे रिएक्ट करोगे, यदि आपका पीएमटी में सिलेक्शन हुआ तो आप कैसे रिएक्ट करोगे। हम देखते हैं कि छोटे छोटे एग्जाम के फेलियर की वजह से, बल्कि एक एक पेपर की फेलियर की वजह से बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं। आप हम देखते हैं, सुनते हैं रोज। तो ये चीजें क्या हैं, ये चीजें उनकी जो एक टेंडेंसी डेवलप हो गई है सक्सेस होने की, तो वो चाहते हैं कि जो वर्चुअल वर्ल्ड में जो उनके वो जीतने की आदत है वो एक्चुअल वर्ल्ड में भी वैसी ही होगी, जबकि एक्चुअल वर्ल्ड में आपने उसको एक्सपोजर कहाँ दिया, उसकी टेक्निक कहाँ सिखाई आपने, इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक्स तो सिखा दी, पर वास्तविकता में पब्लिक डीलिंग कहाँ बताई, प्रैक्टिकल चीज कहाँ सिखाई, वहां वो लैग कर जाता है, वहां उसमें कमी रह जाती है, जो उसको कहीं ना कहीं नेगेटिव की तरफ ले जाती है। और कई बार जो परिणति हम देखते हैं जिसमें बहुत दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है,
तो वो जैसे आत्महत्या कर लेते हैं, नुकसान की कोशिश कर लेते हैं, या कई बार आपराधिक गतिविधि तो बढ़ जाते हैं। इसके रिलेट मेरे पास मेरे जहन में और भी बहुत सारे सवाल हैं सर, लेकिन फिलहाल शो में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। तो इस ब्रेक के बाद डॉक्टर कुलवाल हमारे साथ यूं ही बने रहेंगे। आप बने रहिए चैनल 24 न्यूज प्लस पर मैरी टॉक के साथ। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार डैन का डिजिटली महाअवतार अब आपके मोबाइल में होगा मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर या iOS से डैन टीवी प्लस डाउनलोड करें और अपने मोबाइल को बनाएं चलता फिरता ऑन डिमांड टीवी। ढेर सारे चैनल्स, मूवी ऑन डिमांड, नॉन स्टॉप न्यूज एंड म्यूजिक मींस फुल एंटरटेनमेंट। कुछ भी कहीं भी जब आपके मोबाइल में होगा डैन टीवी प्लस, फिर तो ऐश ही ऐश है बस। इस छोटे से ब्रेक के बाद आपका मैरी टॉक में मैं शिल्पा एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ है डॉक्टर GD कुलवाल। आप उनसे बात कर सकते हैं मानसिक स्थिति के दौरान क्या क्या समस्याएं होती है, चाहे बच्चे, बुजुर्ग हो या फिर महिलाएं, पुरुष, इन सब के मानसिक संतुलन के बारे में आज हम बात करें। इनसे रिलेट करने वाली जितनी भी समस्याएं हैं उनके बारे में आज डॉक्टर साहब हमसे बात कर रहे हैं। 51099951 हमारा नंबर है। आपकी कोई परेशानी है तो आप डॉक्टर साहब से शेयर कर सकते हैं कॉल करके। तब तक मैं सर से एक और सवाल पूछ लेती हूँ। सर, जो ब्रेक से पहले आप कह रहे थे सुसाइड अटेम्प्ट की बात, ये तो एक वो पड़ाव हो गया कि जब बच्चे सक्सेस नहीं होते और अपने रिजल्ट से खुश नहीं होते और वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। लेकिन जब बच्चे अपने रिजल्ट से खुश ना हो या फिर वो कोई एग्जाम क्लियर नहीं करते या फिर किसी भी परफॉर्मेंस में वो नेगेटिव शेड देते हैं, तो दैट टाइम पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? ऐसा जैसे ही बच्चा, एक तो पेरेंट्स का सबसे बड़ा जो रोल होता है वो ये होता है कि बच्चे को छोटी छोटी असफलताओं से सीखने के लिए उनको प्रेशराइज करें, न कि उसके लिए उनको प्रताड़ित करें। ज्यादातर जगह गलती पेरेंट्स ये करते हैं कि जैसे ही वो फेल होता है एक सब्जेक्ट में या एक क्लास में या एक पर्टिकुलर विषय में, तो पेरेंट्स उसको हैरेस करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। तू पढ़ता नहीं है, देख वो बच्चा ऐसे पढ़ रहा है, देख वो इतने नंबर लाया, तेरे बराबर का। उनकी जो तुलनात्मक जो उनकी चीजें बताते हैं ना, वो बच्चे पे नेगेटिव असर डालते हैं। धीरे धीरे बच्चा उन सब चीजों से रेजिस्टेंट हो जाता है। उसको लगता है इससे ज्यादा मेरे लिए क्या करेंगे, नुकसान ये, तो वो उस चीज के लिए रिलेटेंट हो जाता है, बिल्कुल छोड़ देता है। ठीक है, जैसा है वैसा करूंगा। इसके विपरीत होना चाहिए। मान लो बच्चा फेल हो गया है, नंबर कम आए हैं, कोई बात नहीं, उसके साथ शेयर करें कि भाई आप फेल हो गए, कोई बात नहीं, हम आगे इसको इम्प्रूव करेंगे, पर आप फेल क्यों हुए इस चीज के कारण एनालाइज करने का प्रयास करें। सही कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, जय हिंद। जय हिंद सर, अपना सवाल पूछिए। जी, डॉक्टर साहब को भी जय हिंद मेरी ओर से। चारण कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आप मनोचिकित्सक हैं और मैंने ये जो अपने समाज में छोटी मोटी बातों पर बहुत बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं कि कोई आदमी एकदम से गुस्से में रहता है या एकदम से मतलब यूं लड़ाई झगड़े पे उतारू हो जाता है, या छोटी मोटी बातों पर किसी का सर फाड़ दिया जाता है। तो क्या ये भी एक तरह का पागलपन है या इस क्रोध का मानसिकता से क्या संबंध है? और
और इसे हमें कैसे सुधार सकते हैं, या क्या हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, या कोई आप उपाय बताएं तो शायद हमें कुछ ज्ञान मिले। थैंक यू सर। सर सवाल बहुत अच्छा, इन्होंने एक व्यक्तिगत तौर पे नहीं पूछा है, समाज को लेकर के हिसाब से सवाल पूछा है आपने, बहुत अच्छा सवाल है। जी। एक्चुअल में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो समाज में रह रहा है, किसी भी ग्रुप्स को, चाहे वो बिलोंग करता है, चाहे वो आदमी है, चाहे औरत है, चाहे जवान है, चाहे बूढ़ा है, पढ़ा लिखा है, नहीं पढ़ा लिखा है, बिजनेसमैन है, सर्विस क्लास है, नेता है, चाहे प्रोफेशनल है, कोई भी हो सकता है। हर व्यक्ति की एक व्यक्तिगत मानसिकता होती है, पहली चीज। फिर होता है एक ग्रुप की मानसिकता, समाज की मानसिकता। इस मानसिकता के हिसाब से वो व्यक्ति कार्य करता है। कोई भी व्यक्ति जो व्यक्तिगत मानसिकता से काम करता है, वो अपने हिसाब से किसी भी चीज को अच्छा है बुरा तय करता है कि सामने वाले जो गतिविधि कर रहा है सही है या गलत है। वो अपने आप से कंपेयर करके सामने वाले की चीज को डिसाइड करता है कि सामने वाले का व्यवहार कैसा है। उसने मेरे को गाली बकी तो कोई बात नहीं, उसने बक दी होगी, मैं तो छोड़ देता हूँ। यदि आपकी मानसिकता अग्रेशन की है, लड़ने की है, तो आप एक गाली को उसको 2 बोलेंगे, 2 से 4 बोलेंगे तो झगड़ा बढ़ जाएगा। फिर होती है ग्रुप की मानसिकता। जैसे एक पर्टिकुलर ग्रुप में आप रहते हैं, एक पर्टिकुलर फैक्ट्री में जैसे काम कर रहे हैं, वहां 10 लोगों का एक ग्रुप है, सारे के सारे नहीं यार अपने से कोई नहीं झगड़ सकता, या अपन सारे मिलकर ये काम करेंगे। एक धार्मिक चीज के लिए मानसिकता होती है, किसी पर्टिकुलर गतिविधि के लिए मानसिकता होती है। सर एक कॉल और लेते हैं। हेलो जी सर। तो उस मानसिकता के हिसाब से हम काम करते हैं। जब उस मानसिकता के विपरीत हमारी, चाहे मानसिकता व्यक्तिगत हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे ग्रुप मानसिकता हो, चाहे कुछ और तरह की मानसिकता हो, उसके विपरीत जब हमें कोई भी चीज होती नजर आती है तो हम उस पर रिएक्ट करते हैं। ये रिएक्शन भी हमारी मानसिकता ही दर्शाता है कि हम किसी चीज पे कैसे रिएक्ट करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि एक व्यक्ति के 5 रुपए खो गए तो वो 5 घंटे बैठ के रोता है कि मेरे तो 5 रुपए खो गए, और एक आदमी के 5 लाख का भी नुकसान हो जाता है तो वो सोचता है कोई बात नहीं यार, और कमाएंगे, और कमाएंगे, कोई बात नहीं, और मेहनत करेंगे। ये सोच का फर्क है, मानसिकता का फर्क है। और यही फर्क हमारी जो गतिविधियां, जैसे इन्होंने कहा कि झगड़ा हो जाता है, नुकसान कर लेता है, बड़ी बड़ी हरकतें कर बैठते हैं लोग बाग, तो ये भी सीधा उसी मानसिकता से जुड़ा हुआ है कि वो किस मानसिकता को बिलोंग करता है और उस पर कैसे रिएक्शन करता है। जिस तरह की रिएक्शन करेगा वैसा ही रिजल्ट आएगा। तो इसके लिए बेहतर तो ये होता है कि जो हम सामाजिक गतिविधियां करते हैं, जो भी हमारी पारिवारिक गतिविधियां हैं, जो गैदरिंग्स हैं, उनमें हम इन संदेश को पहुंचाने का प्रयास करें कि अपनी मानसिकता पॉजिटिव रखें, छोटी छोटी चीजों पर रिएक्ट नहीं करें, छोटी छोटी चीजों में उलझे नहीं। सर एक कॉल। हेलो। हाँ नमस्कार सर। जी सर, अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, मैं पूछना चाहता हूँ मानसिक, मतलब शाम को हम डॉक्टर क्या जाते हैं, शाम को ड्रिल लेते हैं, जो बात शाम को जितनी होती है वो सुबह याद नहीं रहती जी। उनके लिए क्या उपचार है जी? इनके कहने का मतलब है जो ये शाम को ड्रिंक्स लेते हैं, शराब का सेवन शायद इनके कहने का मतलब था, उसके बाद मॉर्निंग में वो जो भी रात को ड्यूरिंग ड्रिंक अपने स्टेटमेंट्स देते हैं वो मॉर्निंग में उन्हें भूल जाते हैं जी। ऐसा होता है कि हर व्यक्ति की जो दिमाग की जो क्षमता होती है कार्य करने की, वो एक वातावरण के हिसाब से काम करती है जी। आप काम कर रहे हैं अपने ऑफिस में तो आपकी कंसंट्रेशन ऑफिस के काम में होती है जी। जैसे आप ऑफिस छोड़ के घर पे आते हैं, आपकी जो कंसंट्रेशन है जो ऑफिस घर के काम में लग जाती है। कहीं मिलने जा रहे हैं तो उस हिसाब से होती है, कहीं किसी के बैठक में जा रहे हैं तो उसकी वैसी मानसिकता होती है उस समय, कहीं शादी में जा रहे हैं तो वैसा माहौल दिमाग में होता है। तो जब शराब लेते हैं तो शराब एक लिमिटेड मात्रा में यदि कोई व्यक्ति कभी कभी लेता है तो वो उसके सोच पे ज्यादा असर नहीं डालती है, परंतु वो व्यक्ति जो अधिक मात्रा में और लगातार लेता है, नियमित रूप से लेता है, तो जब वो शराब लेता है तो हम कहते हैं कुछ जो बंधन होते हैं शरीर के दिमाग के अंदर के वो खुल जाते हैं। एक तरह से इनिबिशन कहते हैं हम, जो इनिबिशंस हैं, जो रेस्ट्रिक्शंस है, हमारी सोशल पाबंदियां हैं, सामाजिक बंधन, बहुत सारी चीजें हैं। हम किसके सामने हमें क्या बोलना चाहिए, क्या हम व्यवहार करना चाहिए, ये व्यवहार हम सबके सामने नहीं कर सकते, ये शब्द हम सबके सामने इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये जो सामाजिक प्रतिबंध जो है, जो मोरल वैल्यूज हैं, जो सामाजिक वैल्यूज हैं, वो सब चीजें उस दौरान नशे के असर में वो कम हो जाती हैं। वो बंधन कंपेरेटिवली टूट जाते हैं, कम हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं या बिल्कुल खत्म हो जाते हैं कई बार मात्रा के हिसाब से। उस समय जो व्यवहार करता है व्यक्ति वो उसका रॉ व्यवहार होता है, कच्चा, मतलब एक तरह का जो व्यवहार जो कि कहीं से कंट्रोल्ड नहीं है। अच्छा। जैसे सेंसर में कोई पिक्चर दिखाई जाती है कि भाई ये सीन नहीं दिखाया जाएगा तो सेंसर कट कर देता है। वो जो सेंसर का सिस्टम जो दिमाग के अंदर काम कर रहा है हमारा, वो सेंसर वहां से ब्रेक हो जाता है। तो जो चीज अंदर गंदे तरीके से दिमाग में भरी हुई है वही गंदे तरीके से या गलत तरीके से या एफेजार्ड वे में बिखरी हुई स्थिति में बाहर आती है।
उस दौरान हम जो गतिविधि करते हैं ना, वो उसकी कंसंट्रेशन भी नहीं बनती, क्योंकि आपके इनिबिशन खत्म हो गए। तो जो सारा फ्लो चल रहा है वो बिल्कुल बाढ़ की तरह चल रहा है विचारों का। उसमें जो काम का विचार आपके दिमाग में आकर के रुकना चाहिए, उसको वो रास्ता नहीं मिल रहा है। अच्छा। जैसे बाढ़ का पानी में आप बांध का पानी खोल देते हैं और जैसे वो पानी निकलता है तो छोटी मोटी चीज उसमें बह जाती है, फिर आप ढूंढते ही रहो। वैसे वो चीज होती है जब आपके वो बाढ़ की बांध खुल गया है और विचारों का फ्लो एकदम बाहर आ गया है कच्चे रूप में, तो वहां जो वास्तविक चीजें हैं, जो काम की चीजें हैं, जो जरूरत की चीजें हैं, जो भी थी वो आ रही है, वो दिमाग में जा नहीं पा रही है। और यदि गलती से चली भी गई है तो वो दिमाग में स्टोर नहीं हो पा रही, क्योंकि आपकी कंसंट्रेशन प्रॉपर नहीं है। इसलिए उस समय जो एक्टिविटी उसने करी है, जो चीज उसने करी है, जब वो उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है अल्कोहल का और दिमाग अपने सामान्य परिस्थिति में वापस आता है, तब वो चीजें जो स्टोर नहीं हुई है वो उसको याद नहीं है। तो वो लगता है कि नहीं मैंने तो शराब पीने से मैं ऐसा कुछ बोला ही नहीं, मैंने तो कभी कुछ सही नहीं किया, उसको ऐसा लगता है। जी। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, हम नेट की बात कर रहे थे, इंटरनेट की बात कर रहे थे। आजकल ये चीजें बच्चों के लिए भी बेहद खतरनाक साबित हो गई है। जैसे अभी न्यूज़पेपर्स में ब्लू व्हेल गेम को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा की जा रही है, तो उससे रिलेटेड आप क्या कहना चाहेंगे? कोई भी वीडियो गेम हो, बच्चा खेलता, जैसे मैंने पहले ही बताया, हर वीडियो गेम के एक लेवल होते हैं। पहला लेवल क्रॉस किया, दूसरा लेवल क्रॉस किया, ऐसे करते करते जब वो 10, 20, 50, 100 लेवल क्रॉस करता है तो वो एक अपने आप में एक जीत की भावना उसमें डेवलप हो जाता है उस गेम में। वो इन्वॉल्व हो जाता है। अब तो मैं 100 क्या 200 करके दिखाऊंगा, अब तो मैं 500 लेवल पार करके दिखाऊंगा, अब तो मैं 1000 करके दिखा दूंगा। और वो करके उसको खुश होता है कि मैंने 500 लेवल पार कर दिया, 1000 कर दिया। तो उसने सारी एनर्जी, सारी कंसंट्रेशन, सब कुछ उस पर लगा दी है। सारा समय एक लेवल पे जो शुरू करता है, जो उसका सबसे छोटा लेवल है जिसमें कम टाइम लगता है, उससे बड़े लेवल पे बढ़ता चला जाता है। कितना समय उसने उसमें लगा दिया वो उसको स्वयं को भी पता नहीं है। और वो उसको अपने मीडिया जो उसकी प्रोफाइल उसने बना रखी, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे कोई और चीज हो, उस पर वो उसको शेयर करता है। मैंने इस गेम के 500 लेवल पार कर लिए हैं, मैंने इस गेम के 1000 लेवल पार कर लिए हैं। वो चीज शेयर करता है और फिर उसकी वो उम्मीद करता है कि लोग उसको लाइकिंग डिसलाइकिंग भी देंगे, लोग लाइक करेंगे, उसको कहेंगे वाह, अरे वाह आपने इतने लेवल पार कर लिया। तो जब वो लाइकिंग आती तो ही फील बहुत हैप्पी, उसको लगता है मजा आ गया मेरे को, तो वो उससे उसको और बढ़ावा मिलता है। वो 1000 के अब 2000 लेवल पार करने की कोशिश करता है, या उसको और नए गेम लेने लेता है, और कॉम्प्लिकेटेड गेम की तरफ बढ़ता है। तो सारा का सारा वो वर्चुअल वर्ल्ड में जो घूम करके और उन लाइकिंग डिसलाइकिंग में यदि उसको लाइक नहीं मिलते हैं तो डिप्रेशन में चला जाता है। बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, गमगीन, जैसे उसके निराशा ही निराशा उसकी जिंदगी में आ गई, जैसे उसको कोई पसंद ही नहीं करता। वो उस एक चीज की लाइकिंग से अपने आप को जनरलाइज कर लेता है कि मैं तो किसी के लायक ही नहीं हूँ, मेरे को कोई लाइक ही नहीं करता है, मेरा तो जीना ही वर्थ नहीं है, मैं तो मर जाऊं तो अच्छा है। इस तरह तक के विचार आ जाते हैं। तो वीडियो गेम खेलते खेलते, जैसे खासतौर से ब्लू व्हेल गेम की बात करें, जिस तरह का ये गेम है, इसमें मैंने इसके बारे में पढ़ा तो देखा इसमें करीब 50 लेवल होते हैं। पहले लेवल से वो शुरू करते हैं जो कि लोएस्ट लेवल है। सबसे बड़ी इस गेम की खास बात जो उन्होंने बना रखी बनाने वाले ने, कि आपको पहला लेवल जब वो देता है, आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं गेम में, पहला लेवल पे वो आपको कुछ टास्क देता है कि ये टास्क आपको पूरा करना है। जैसे वो कहेगा आप चाकू से 2 जगह अपने काट लीजिए हाथ को, या कोई नीडल को चुबा लीजिए, या आपके किसी शरीर के किसी हिस्से से आप खून निकालिए काट के। इस तरह का वो जैसे पहला स्टेप देता है मान लो, उसकी फिर वो फोटो मांगता है उनसे कि वो फोटो अपलोड कीजिए कि आपने वो कर लिया है। वो अपलोड फोटो को वो देखता है, हाँ, उससे जब वो सेटिस्फाई होता है तो उसको दूसरा लेवल देता है। अच्छा। दूसरा लेवल पहले से हार्ड होता है। मान लो अभी उसने 2 कट लगाने के लिए क्या, तो कहेगा आप 10 कट लगाइए, या कोई पर्टिकुलर घर के किसी पर्सन को आप ये कर दीजिए। जैसा भी कल आजकल में कहीं अखबार में भी आया था कि एक बच्चा घर से निकल गया, उसमें एक लेवल था कि उसको ट्रेन के ऊपर चल के जाना है जी। तो वो बाहर निकल कर ट्रेन पे जाने के लिए बाद में पकड़ में आ गया, टेलीफोन से उसको ट्रेस कर लिया और वो आ गया। तो ये फिर उसको अपलोड करना पड़ता है। तो ये गेम उत्तरोत्तर जो है इसकी बढ़ते बढ़ते इसके लेवल खतरनाक हो जाते हैं। आप ये कर दीजिए, दीवार से कूद जाइए, छत से कूद जाइए, 2 मंजिल से कूद जाइए, इसके हाथ पे तोड़ दीजिए, या इसका ये चीज कर दीजिए। मतलब अलग अलग तरह के उसमें टास्क वो देते जाते हैं जो कि गंभीरता में बढ़ते चले जाते हैं, सीवियरिटी में। और वो इतना इन्वॉल्व हो जाता है उसमें, इतना हिप्नोटाइज हो जाता है, क्योंकि उसको हर जगह उसको प्रूफ देने पड़ते हैं। प्रूफ को एक्सेप्ट किया जाता है जब आगे उसको लेवल मिलता है। तो जैसे उसका एक प्रूफ एक्सेप्ट होता है तो वो लगता है मैंने कर लिया, ही फील कॉन्फिडेंट उस डायरेक्शन में, उस गलत डायरेक्शन में अपने आप को कॉन्फिडेंट और अचीवमेंट मान के चलता है। तो लास्ट स्टेप पे जाकर के वो उसको सुसाइड के लिए कहते हैं कि आप जाइए, इतनी ऊंचाई पर जाके आप कूद जाइए, या आप इस तरह से सुसाइड कर लीजिए। वो डायरेक्शन भी सुसाइड का वही देते हैं कि आपको किस तरह से सुसाइड कमिट करना है। और वो बच्चा इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि वो ये जज नहीं कर पाता, ये उसके दिमाग में आफ्टर थॉट नहीं होते हैं कि इसके करने से मुझे या मेरे परिवार को या मेरे देश को, समाज को कितना नुकसान होगा।
तो किसी भी वीडियो गेम पे, ब्लू व्हेल तो एक अलग तरह एक गेम हुआ, और भी जो वीडियो गेम्स हैं उसमें भी आप इन्वॉल्व हो करके अपना समय जाया करते हैं, खराब करते हैं, तो आपकी जो कंसंट्रेशन है जो दूसरी गतिविधि पे होनी चाहिए, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे आपका प्रोफेशन हो, चाहे आपकी पारिवारिक गतिविधियां हो, सब कुछ हो, उस सब पे भी वो कम होती चली जाती है। तो आपका जो डेवलपमेंट है, या जो आप डेवलप हो चुके हैं, मेच्योर आदमी हैं, तो आपकी जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटीज हैं, क्वालिटीज हैं, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं इम्पेयर हो रही है, खराब हो रही है, जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस खराब हो रही है। अब यदि परफॉर्मेंस खराब हो रही है, तो यदि आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो आपका बिजनेस डाउन जा रहा है। यदि आप कहीं सर्विस कर रहे हैं तो आपके जो बॉस हैं, या जो अभी आपके इंचार्ज हैं, या जो भी आपके हेड हैं, उनसे आपकी टकरार शुरू हो गई है, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस रही नहीं है। तो कहीं ना कहीं हर जगह आपके वो नुकसान आएगा। वही चीज परिवार में भी नुकसान दिखाएगी। आप पत्नी से बात नहीं कर रहे हैं, बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हैं, आप अपने गेम में लगे हुए हैं, सुसाइड तक के लोग आ जाते हैं। मतलब मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट तक भी देखे हैं जो ये कहते हैं कि साहब हमारी तो जिंदगी एक नरक से भी बुरी है, क्या जिंदगी यही होती है क्या? हम पति पत्नी घर में होते हैं, न वो हमसे बात करती है, न हम उससे बात करते हैं, मैं अपने उसमें लगा हूं, वो अपने उसमें लगे हुए हैं, और घंटों निकल जाते हैं, हमें पता ही नहीं लगता कब हमें नींद आ गई है, फोन वहीं पड़ा रह जाता है, हम सो जाते हैं। सुबह उठ के अपने कोई वाइफ अपने ऑफिस के लिए या अपने स्कूल के लिए जाने के लिए तैयार हो जाती है, मैं अपने ऑफिस के लिए हो जाता हूँ, और हम बच्चों से भी बात नहीं कर पाते हैं, तो बच्चे भी जो है गलत डायरेक्शन की तरफ निकलने लगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो इस तरह से जब बच्चे अवॉइड होते हैं, तो उनको इमोशनल सपोर्ट कहीं बाहर वाले लोग देने की कोशिश करते हैं गलत डायरेक्शन से। जैसे अपराधी गतिविधि तो बढ़ते हैं ना, जैसे देते हैं गैंग वाले उनको पकड़ लेंगे, नशा कराने की आदत डालेंगे, एक बार सिखाएंगे, उसको 2 बार सिखाएंगे, फ्री में देंगे, फिर उससे कहेंगे अब घर से तू ये सामान लिया, अब तू ये सामान लिया, इस तरह से। तो हम हर तरह से हमारा व्यक्तिगत, हमारा पारिवारिक, हमारा सामाजिक सभी तरह का नुकसान करते हैं। जी। अच्छा, हम बच्चों की बात कर चुके हैं, युवा की बात कर चुके हैं, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोगों की बात कहते हैं। कहा जाता है कि बूढ़े बुजुर्ग लोगों को भी बच्चों की तरह ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट करने वाले होते हैं। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि बुजुर्गों की मानसिक स्थिति किस तरह होती है, और एज अ पेरेंट्स या फिर एज अ बच्चे जो अपने बड़े बुजुर्गों को किस तरह ट्रीट करें? ऐसा होता है कि एक उम्र के बाद में जैसे बुजुर्ग व्यक्ति आगे जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, उसके शरीर के सारे सिस्टम, कोई भी ऑर्गन जो है वो धीरे धीरे उनकी कार्य क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। नेचुरल एजिंग प्रोसेस आएगी। इस चीज का फर्क उसकी मानसिकता पे भी फर्क पड़ता है, दिमाग पे भी फर्क पड़ता है, उसकी जो किसी भी चीज को करने की क्षमता है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता है, किसी भी चीज को जजमेंट लेने की क्षमता है, किसी भी टास्क को पूरा करने की क्षमता, वो कंपेरेटिवली धीरे धीरे स्लो होने लगती है, कम होने लगती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कई बार जो खासतौर से जैसे डिमेंशिया हो जाता है, बीमारी होती है उम्र के हिसाब से, अल्जीमर डिजीज के नाम से बहुत लोग जानते भी हैं। उसमें क्या छोटी छोटी चीज भूल जाता है व्यक्ति, छोटी छोटी चीज टास्क पूरे कर नहीं पाता है, परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाता है, जजमेंट नहीं ले पाता है। जैसे मान लो रात को उसको पेशाब करने के लिए उठना है बुजुर्ग को, अब रात में उसको कंफ्यूजन हो जाता है बिकॉज ऑफ उसकी जो मेमोरी इंपेयरमेंट अब हो रही है अल्जीमर की वजह से, तो वो बाथरूम की डायरेक्शन में जाने के बजाय दूसरे कमरे में जाकर के पेशाब कर आएगा। बिल्कुल। या मान लो उसको कपड़े चेंज करने हैं, तो चूंकि उसका जजमेंट इंपेयर हो रहा है उस मेमोरी लॉस की वजह से, तो सबके सामने कपड़े खोल के चेंज करने लग जाएगा। या वो कोई चीज भूल गया है, अब उसको याद करने की कोशिश कर रहा है, याद करने की कोशिश कर, तो घर का कोई सदस्य उसके सामने कर दो, उसको घूर के देखते हुए याद करेगा। वो कर तो रहा अपने याद, पर सदस्य ये समझता है कि मेरे को घूर के देख रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो घर के यंगर मेंबर्स हैं, खासतौर से जो जैसे यंगर बहू है, उसको ये लगता है कि ये ससुर मेरे को घूर के देख रहा है, बिल्कुल, ये मेरे को फिजिकली हर्ट करना चाह रहा है, तो वो उस पर ब्लेम लगाती है, ये मेरे को घूर के देखते हैं, ये मेरे साथ बदनीयती से देखते हैं, जबकि वास्तविकता वैसी नहीं है। वो चूंकि कुछ चीज को भूल गए हैं, ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, या उनका जजमेंट इंपेयर हो गया, इसलिए वो इस चीज को समझ नहीं पा रहे कि इसकी गंभीरता कि भाई सबके सामने मैं कपड़े कैसे चेंज करूं या नहीं करूं। वो शर्ट खोल दिया, पैंट खोलने की कोशिश कर रहे हैं, या पेशाब करने के लिए चला गया, तो बहू तो ये समझती है, घर का सदस्य ये समझता है कि हमें जानबूझ के परेशान करते हैं, इसलिए देखो बेडरूम में जाके पेशाब कर दिया, लॉबी में जाके पेशाब कर दिया। बाथरूम में नहीं जा सकते थे क्या? बाथरूम में जा सकते थे, जाते भी हैं, पर चूंकि उनको मेमोरी इंपेयरमेंट की वजह से भूल पड़ने लगी है, तो हमें उनकी मानसिकता को समझना होगा। जो उनके अटेंडेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, पेरेंट्स के जो के बच्चे हैं घर में, बेटे हैं, बहू हैं, जो भी लोग हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि इस मानसिकता की वजह से, जो उनकी मानसिक क्षमता में जो कमी आ रही है, उसकी वजह से उनके व्यवहार में चेंज आ रहा है। हम ये नहीं समझें कि वो जानबूझ के कर रहे हैं, हम उसको जानबूझ के किया हुआ व्यवहार समझते हैं, इसलिए ऐसा होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि साहब वो रिलेटिव्स ये कहते हैं, साहब ये कल तक तो बिल्कुल ठीक थे, अभी 2-4 दिन से साहब एकदम अजीब अजीब से प्यार करने लगे, बातचीत करने लगे, कपड़े खोल देते हैं, ये भी कर लेते हैं, वैसे भी बोल देते हैं, गंदा भी बोल देते हैं, शब्दों का इस्तेमाल भी बड़ा गलत तरीके से करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि जो मानसिकता धीरे धीरे कम हो रही है उम्र के हिसाब से, वो किसी स्ट्रेस की वजह से, चाहे वो शारीरिक स्ट्रेस हो, जैसे कोई बीमारी हो गई,
कैंसर हो गया, हाई बीपी हो गया, बड़ी डायबिटीज बढ़ गई, चोट लग गई, गिर गए, कैटरेक्ट हो गया, मोतियाबिंद हो गया, ऑपरेशन कराना पड़ गया, सर्जरी करनी पड़ गई, या कोई भी पारिवारिक स्ट्रेस आया, किसी की डेथ हो गई, बच्चे की शादी नहीं हो रही है, बेटे की शादी नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, ये सब चीजें जब स्ट्रेस डालती है तो वो चीज एकदम से बढ़ जाती है। जो उनकी जजमेंट लेने की क्षमता है, जो उम्र के हिसाब से, बीमारी के हिसाब से पहले ही कम हो रही थी, वो उस तनाव की वजह से और कम हो जाती है। तो हमें लगता है कि अचानक हुआ है। उस अचानक चेंज को घर वाले ये नहीं मानते कि ये मानसिकता से हो रहा है। वो ये समझते नहीं ये जानबूझ के, देखो साहब कल तक तो बिल्कुल ठीक थे, आज हमें परेशान करने के लिए ऐसे करें। तो हमें ये समझना पड़ेगा एज ए दूसरे घर के मेंबर्स के रूप में, उनके केयर टेकर्स के रूप में, कि उनकी वास्तविक मानसिकता हम पहचाने, उनको केयर करें, उनके जजमेंट का हम ध्यान रखते हुए उनकी सुविधा के लिए हम चीजें करें। जैसे मान लो आपको लगा कि उन्होंने गलत जगह पेशाब कर दिया, तो आप बाथरूम के बाहर एक ऐसी फोटो बना दीजिए जिससे लगे कि भाई ये देख करके भाई ये जगह है जो पेशाब करने जाने की, टॉयलेट जाने की ये जगह है। रसोई के बाद में रसोई से संबंधित कोई एक बड़ा सा पोस्टर लगा दें, उनको लगे भाई ये रसोई घर है, यहाँ नहीं जाना। बेडरूम का एक पलंग का ऐसा कोई बैठा हुआ कोई आदमी का पोस्टर लगा दे तो उनको लगेगा भाई ये उस तरफ जाना है, तो उससे उनको सुविधा रहेगी। दूसरा, उनको प्रताड़ित नहीं करें, उनको ऊपर गुस्सा नहीं करें, उनको सॉफ्ट तरीके से उनको समझाने का प्रयास करें। और यदि आपके घर में कोई फ्री मेंबर है तो वो उनके साथ बैठ करके बातचीत करे, उनके साथ थोड़ा घुल मिल के उनके साथ कम्युनिकेट करे, ताकि उनके जो उसकी वजह से जो एंग्जाइटी हो गई है, क्योंकि भूल पड़ती है तो डरता है आदमी कि यार मेरे को भूल पड़ गई, मेरे को डांट पड़ जाएगी, अभी मैंने ऐसा किया तो पता नहीं क्या कर देंगे, पता नहीं क्या होगा। और वो खुद भी अपने आप में भी डरता है कि यार मेरे को जो चीज पहले याद थी अभी याद ही नहीं है, पता नहीं मैंने पैसे कहाँ रख दिए, जेब में चश्मा, पूरे घर में चश्मा ढूंढ रहा हूँ। तो ये सब चीजें मेरे को नुकसान करेगी। तो घर वाला यदि उनके साथ बैठ के उनके साथ कम्युनिकेट करे, उनकी बात को समझे, उनकी बात को माने, उनके साथ खेले, अच्छी अच्छी बातें करे, तो वो उससे क्या होगा कि उनकी जो कंसंट्रेशन नेगेटिव की तरफ हो रही है वो कम से कम हो जाएगी। तो उनका जजमेंट उतना तेजी से खराब नहीं होगा जितना तेजी से खराब होने की संभावना है। ये सब चीजें हम यदि घर वाले करते हैं तो डेफिनेटली हम उनको सपोर्ट करते हैं, उनका हम हेल्प करते हैं। और जहां तक संभव हो उनका जो जैसे बाहर की गतिविधियां, सामाजिक गतिविधियों में हम उनको ले जाएं। कोई भी जैसे अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, बुजुर्ग आदमी कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, खाना क्राइटेरिया नहीं है उनके लिए ले जाने का। लोगों से मिलना, बातचीत करना, अपने आप को उस माहौल में अच्छा फील कराना, ये जरूरी होता है। तो इन सब चीजों का यदि हम ध्यान रखें तो बड़े बुजुर्गों को का जीवन को हम कंपैरेटिवली आसान बना सकते हैं। जी अच्छा, मेरा एक सवाल हमारे सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। अखबारों में, हम टीवी पर, चैनल्स पर इतनी बार सुनते हैं कि गैर कानूनी काम हो रहे हैं, आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही हैं, चाहे कत्ल हो या फिर चोरी हो, डकैती हो, इतनी तरह की चीजें हम देखते हैं। ये जब अपराध होने वाले होते हैं तो अपराध करने वाले की मानसिकता उस वक्त क्या होती है, या फिर अपराध करने से पहले वो अपनी मानसिकता को किस तरह बदल कर अपराध होने से रोक सकता है, इस बारे में क्या कहेंगे? ऐसा होता है, कोई भी व्यक्ति जन्म से आपराधिक नहीं होता है जी। वातावरण, परिस्थितियां, उसका अपना सोच, व्यवहार, उसकी व्यक्तिगत से कॉल ले लेते हैं। हेलो जी जी, अपना सवाल पूछिए। मेरे क्वेश्चन है, मेरा छोटा वाला लड़का सर्विस करता है जी, और कॉलेज में जाता तक सही था। अब वो अपना कमरे में अकेले बैठा रहता है, कि सबके साथ नहीं बैठता, बातचीत नहीं करता, वैसे नॉर्मल है, तो उसको क्या कहेंगे जी? क्या करना चाहिए? आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? हाँ, नहीं, ऐसा है कि जो आप चीज बता रहे हैं कि वो काम कर रहा है, बाहर जा रहा है और घर में आकर के गुमसुम रहता है, सुस्त रहता है, तो क्या वो काम की जगह पे भी सुस्त रहता है? सर, अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। क्या वो काम पे जहाँ जाता है वहाँ भी सुस्त रहता है, उतना ही गुमसुम रहता है जितना घर पे रहता है? वर्कलोड तो रहती है, वहाँ पे भी वो इसी तरह सुस्त रहता है, रिजर्व रहता है जी? चलिए सर, आप ऐसे ही इनके सवाल का जवाब दे दीजिए। इनके कहने का मतलब था ड्यूरिंग ऑफिस वो ऐसा दे डिडंट नोटिस, बट घर पर आने के बाद वो ऐसा है कि वो या तो हो सकता है अपने काम से खुश ना हो, या उसको कोई तरह का काम का वहाँ तनाव हो, या जितना रिजल्ट उसको एक्सपेक्टेड है उससे उतना रिजल्ट वो नहीं दे पा रहा तो उसके ऊपर प्रेशर हो, या उसके कोई शारीरिक प्रॉब्लम हो, या ऑलरेडी वो किसी और कारण से तनाव में हो और छोटी छोटी चीजों के तनाव और जुड़ते जा रहे हैं, जिससे वो अपने आप को रूटीन एक्टिविटी से समेट रहा है, अपने आप को अलग थलग कर रहा है। तो यदि वो किसी कारण से अलग थलग कर रहा है और उसके व्यवहार में मोटे तौर पे चेंज आ रहा है, जो व्यवहार उसका पहले नहीं था उसके मुकाबले ज्यादा सुस्त हो गया, ज्यादा गुमसुम हो गया, ज्यादा अकेला रहने लगा, कम लोगों से बात करने लगा, तो उसको ये मानसिक स्थिति उसकी हो सकता है उसको तनाव हो, स्ट्रेस में हो सकता है उसको डिप्रेशन भी हो,
हो सकता है उसको कुछ प्रकार के ऐसे साइकोसिस भी होते हैं जिनमें व्यक्ति जो है ना अलग थलग रहने लगता है, अपनी रूटीन गतिविधि भी करना कम कर देता है या बंद कर देता है। तो उसको यदि ऐसा लग रहा है उनको, तो तुरंत उनको अपने निकटतम जो भी उनका फैमिली फिजिशियन से कांटेक्ट करें, और यदि फैमिली फिजिशियन कोई चीज पकड़ लेते हैं और वो ट्रीट हो जाता है बहुत अच्छी बात है। और यदि फैमिली फिजिशियन को लगता है कि उसको मानसिक रोग विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए, तो उनको तुरंत उनकी राय लेनी चाहिए, ताकि उसका टेस्ट करके ये देखा जा सके कि वास्तव में ये सामान्य रिएक्शन है या उसकी तरफ कहीं डिप्रेशन या कोई और बीमारी, मानसिक रोग तो नहीं बन रहा है। और कहीं ना कहीं फैमिली मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यू शुड ट्राई टू टॉक विद देम। जैसा ही ऐसा लगे तुरंत उनको राय लेनी चाहिए, तुरंत उनको दिखाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि उसको कोई मानसिक रोग ना हो, पर यदि मानसिक रोग होता है, हल्का फुल्की यदि वो है, और एकदम प्रारंभिक अवस्था में यदि हम उनको कंट्रोल कर लेते हैं, देख लेते हैं, गाइडेंस दे करके या हल्की फुल्की दवाइयों से नियंत्रित करके ठीक कर देते हैं, तो कम से कम गंभीर रोग होने से बच जाएगा और जो उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को जो नुकसान होगा उससे रोका जा सकेगा। सर, आप स्टूडियो में आए और आपने आज इतनी सारे सवालों के जवाब दिए, इसके लिए थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। मानसिक स्थिति को पॉजिटिव रखिए, हमेशा अच्छा सोचिए, और सबसे बड़ी बात, मानसिक रूप से दृढ़ बने रहिए। तब आप जो भी काम करेंगे उसमें आपकी मानसिक स्थिति कभी आपको गलत रिजल्ट नहीं देगी। थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव। इसी के साथ आज हमारे शो में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह मैं एक बार फिर हाजिर हो जाऊंगी एक नए विषय के साथ। तब तक के दीजिए आप शिल्पा को इजाजत। नमस्कार।